स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा और सामान्य डीएससी विशेष पत्र 2 खंड ख सेमेस्टर 5। इसके तहत आज हम लोग पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। कवि, लेखक, निबंधकार और आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बेगूसराय जिले के सिमरिया घाट नामक स्थान पर हुआ था, बिहार राज्य में। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। इनके पिताजी किसान थे। दिनकर के साथ विडंबना यह रही कि जब दिनकर 2 साल के थे तो इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इनकी विधवा मां ने इन्हें और इनके भाई बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया, यानी लालन पालन इनकी माता जी ने इनका किया। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही हुई। बाद में बगल के गांव में जिसका नाम बोरो है, वहां पर से इन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद मोकामा घाट हाई स्कूल से ये मैट्रिक उत्तीर्ण की 1928 ईस्वी में। इसी बीच उनकी शादी भी हो गई थी, एक पुत्र भी था। 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक किए और फिर वहीं एक विद्यालय में प्राध्यापक हो गए। घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का इन्होंने विशेष अध्ययन किया। 1932 में जैसा मैंने बताया कि बीए स्नातक किया इन्होंने और शिक्षक बने। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार के सेवा में उप निबंधक पद पर कार्यरत किए, यानी सब रजिस्ट्रार। 1950 से लेकर के 1952 तक मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर कॉलेज में, मुजफ्फरपुर महाविद्यालय में ये हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। 1952 में जब देश में प्रथम संसद बना तब ये राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए और 12 वर्ष तक राज्यसभा सदस्य रहे, यानी 1952 से लेकर के 1964 ईस्वी तक। 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1965 से 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया। इन तमाम जगहों पर सेवा देने और अध्ययन काल से ही में ही ये हमेशा अपने साहित्य रचना कर्म में रत रहे। कभी इनका साहित्य कर्म रुका नहीं। लगभग अगर आप इनके काव्य रचनाओं को देखेंगे या गद्य या पद्य को अगर आप कह लें, पूरी साहित्य रचना कह लें, तो प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई इनके काव्य खंड या साहित्य खंड आते ही रहे। यानी अपने दूसरे दायित्वों को निर्वहन करते हुए भी साहित्य के कर्म में लगे रहे निराला। यूं तो कहा जाता है कि निराला जी बड़े सौम्य और मृदु स्वभाव के, मृदुभाषी थे। लेकिन जब देश की बात आती थी, देश के आन बान और शान की बात आती थी, देश की कहीं प्रतिष्ठा की बात आती, तो इनका स्वर मुखर हो जाता था और बेवाक टिप्पणी भी करने से नहीं हिचकिचाते। एक बार तो नेहरू जी को इन्होंने राज्यसभा में ही, यानी संसद के अंदर ही नेहरू जी को
जिन्होंने इनको राज्यसभा भेजा था, उन्हीं के गलत नीतियों का विरोध कर दिया राज्यसभा में ही। और विरोध करते हुए ये 3 पंक्तियां आज भी संसद के कार्रवाई में आपको देख सकते हैं। नेहरू जी ने इसको हटाया नहीं संसद की कार्रवाई से। शायद बाकी लोग रहते तो संसद की कार्रवाई से अपनी टिप्पणी को हटा दिए होते, लेकिन नेहरू जी ने इसे नहीं हटाया। ये इस जगह पर नेहरू जी की आप महानता कह सकते हैं। नेहरू जी ने को कहा उन्होंने देश के संसद में कि देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा है। कितनी बड़ी टिप्पणी किया था इन्होंने राज्यसभा में ही, संसद में ही। इसी तरह अगर हम देखें तो 20 जून 1962 को भी संसद में ही नेहरू जी को हिंदी के अपमान करने पर दिनकर ने लताड़ दिया। नेहरू जी को हिंदी के अपमान करने पर, नेहरू जी को पता होगा आपको कि कभी संसद में हिंदी बोलते नहीं थे, हिंदी के बहुत पक्षधर नेहरू कभी नहीं रहे। लेकिन दिनकर जी ने जब हिंदी भाषा का अपमान होते देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और संसद में ही उन्होंने अपने भाषण में खड़ा होकर के कहा कि मैं और मेरा देश प्रधानमंत्री से पूछना चाहता है कि हिंदी को आपने राष्ट्र भाषा इसलिए बनाया ताकि करोड़ों हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनना पड़े। मैं इस सभा में खासकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूं कि हिंदी की निंदा करना बंद किया जाए। इसकी निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंचती है। आप सोच सकते हैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में भरी संसद में ऐसे डंके के चोट पर बोलने वाला कोई व्यक्ति होता है तो साहित्यकार ही हो सकता है। एक बार और घटना है कि नेहरू जी के बहुत प्रिय थे दिनकर। इतने होने के बाद भी नेहरू कभी दिनकर को त्यागा नहीं, हमेशा दिनकर को साथ रखते थे। एक बार दोनों संसद के गैलरी में जा रहे थे तो नेहरू जी के पैर लड़खड़ाया, दिनकर जी ने उनके हाथ पकड़ लिए। नेहरू जी ने कहा कि दिनकर जी अगर आप नहीं रहते तो मैं गिर गया होता। दिनकर जी ने कहा कि सही बात है प्रधानमंत्री जी, जब जब देश की राजनीति गिरती है तो उसे साहित्य ही सहारा देता है। यानी इतने बेबाकी से बोलने वाले दिनकर जी जब भी हिंदी और हिंदुस्तान की बात आती थी तो मुखर होकर राष्ट्र के बारे में चिंतन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। अगर हम इनके व्यक्तित्व के बारे में हिंदी के दिग्गज विचारकों और साहित्यकारों को भी देखें तो उन्होंने इनके बारे में जो अपने विचार दिए वह काफी गौरतलब है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कहा था कि दिनकर जी हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे और उनकी अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम करने के वालों के प्रतीक के रूप में थे। अगर हम हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में देखें तो हरिवंश राय बच्चन ने दिनकर जी के बारे में कहा था कि दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य, पद्य और भाषा के हिंदी साहित्य के सेवा के लिए 4-4 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने चाहिए थे। रामवृक्ष बेनीपुरी ने भी कहा कि दिनकर जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन का स्वर दिया। आलोचक नामवर सिंह को अगर हम देखें तो उन्होंने भी दिनकर जी के बारे में कहा कि दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। राजेंद्र यादव इन्होंने कहा दिनकर की रचनाओं ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। अगर काशीनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा कि दिनकर जी राष्ट्र कवि और साम्राज्य विरोधी कवि थे। इस तरह अगर हम इन तमाम साहित्यकारों की बात देख लें या दिनकर जी के व्यक्तित्व के बारे में देखें तो कह सकते हैं कि निश्चय ही दिनकर का व्यक्तित्व बहुत विरला था। विरले व्यक्तित्व के धनी थे दिनकर। अगर उनकी हम रचनाओं की बात करें
तो उन्होंने पद्य और गद्य मिलाकर कम से कम 60-61 रचनाएं, लगभग 70 के आसपास रचनाएं की उन्होंने। अगर उनकी पद्य रचनाओं को हम देखें तो बारदौली विजय 1928, प्राणभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1939, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, धूप 6 1947, सामधेनी 1947, बापू 1947, इतिहास के आंसू 1951, धूप और धुआं 1951, मिर्च का मजा 1951, रश्मि रथी 1952, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954, नील कुसुम 1955, सूरज का ब्याह 1955, चक्रवात 1956, कविश्री 1957, सीपी और शंख 1957, नए सुभाषित 1957, लोकप्रिय कवि दिनकर 1960, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, कोयल और कवित्व 1964, मृति तिलक 1964, दिनकर की शुक्तियां 1964, हारे को हरिनाम 1970, संचियता 1973, दिनकर के गीत 1973, रश्मि लोक 1974, उर्वशी तथा अन्य श्रृंगारिक कविताएं 1974। ये उनके पद्य साहित्य की रचनाएं थीं, काव्य और कविताएं, काव्य संग्रह। अब अगर हम उनके गद्य साहित्य की बात करें तो उसमें देखते हैं कि मिट्टी की ओर 1946, चित्तौड़ का साका 1948, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, हमारी संस्कृति एकता 1955, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955, संस्कृति के 4 अध्याय 1956, उजली आग 1956, देश विदेश 1957, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1957, काव्य की भूमिका 1958, पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958, वेणुवन 1958, धर्म नैतिकता और विजय 1959, वट पीपल 1961, लोकदेव नेहरू 1965, शुद्ध कविता की खोज 1966, साहित्यमुखी 1968, राष्ट्रभाषा संस्मरण और राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधी जी 1968, हे राम 1968, संस्मरण और श्रद्धांजलियां 1970, भारतीय एकता 1971, मेरी यात्राएं 1971, दिनकर की डायरी 1973, चेतना के शिला 1973, विवाह की मुसीबतें 1973, आधुनिक बोध 1973 आदि इनके गद्यात्मक रचनाएं थी। इस तरह हम देखते हैं कि दिनकर एक गद्य और पद्य में अनेकों रचनाएं की। उसके तहत अगर हम गद्य साहित्य की तरह बात करें, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज इत्यादि प्रमुख हैं। इन्होंने महाकाव्य भी लिखे। अगर हम पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय पर, पद्म विभूषण 1959 में, भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, गुरु महाविद्यालय द्वारा विद्या वाचस्पति पुरस्कार, 1968 में राजस्थान विद्यापीठ द्वारा साहित्य चूड़ामणि सम्मान, 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना पर। इसके साथ ही उनके स्मृति में 1999 में डाक टिकट भी जारी किया गया था।
इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के विरले और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत राष्ट्र कवि दिनकर का व्यक्तित्व और कृतित्व व्यापक है, जो उनकी महत्व और साहित्यिक योगदान को रेखांकित करने के लिए काफी है। जब जैसा आया तब उस तरह से लिखने में कभी भी दिनकर ने परहेज नहीं किया। कुरुक्षेत्र में लिखा है, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी की अगर हम बातों को देखें तो व्यक्ति के जीवन में किस तरह से आचरण व्यवहार विचार करने चाहिए, कब क्या करना चाहिए, उस पर बड़ा एक सुंदर प्रसंग है। रश्मि रथी में लिखा है, इन्होंने जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे समझौता करने कि युद्ध न हो, समझौता हो जाए, आप बात मान लें, उस समय उन्होंने लिखा था रश्मि रथी में कि दो न्याय तो आधा दो, दो न्याय तो आधा दो, और इसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम, सो भी दुर्योधन दे न सका, आशीष हरि का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, असाध साधने चला। और फिर क्या लिखते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। यानी किस तरह से अपनी बातों को कितने व्यापक ढंग से, व्यापक अर्थ में, ये उस समय की बात नहीं, आगे आने वाले समय और वर्तमान के लिए भी उतने ही प्रासंगिक है। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां भी उन्होंने लिखा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका अपराध। यानी कहीं गलत हो रहा हो, राष्ट्र के प्रति कहीं अन्याय हो रहा हो, व्यक्ति के प्रति कहीं अन्याय हो रहा हो, और आप सामने बैठ करके चुपचाप देखते हैं, तो अन्याय करने वाले से कम दोषी आप भी नहीं हैं, इसलिए आपको अन्याय का प्रतिकार करना ही पड़ेगा। कुरुक्षेत्र तो पूरी बात ही इसी पर है। मात्र 2 पात्रों के माध्यम से, भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को रखा है आधुनिक समाज की। तो इस तरह से उनके हम अगर रचनाओं को देखते हैं तो उनके व्यक्तित्व को और कृतित्व बहुत ही बिरले और बहुत विशाल दिखलाई देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी थे जो हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य धरोहर है। हिंदी साहित्य की जब भी बात होगी और उसमें लेखक और कवियों की बात होगी तो दिनकर को अगर हम किनारे करके देखें तो साहित्य का एक कोना बिल्कुल सूना सूना सा दिखाई देगा। तो इस तरह से दिनकर भारतीय साहित्य के लिए नहीं बल्कि भारतीय व्यक्तित्व के लिए ही और भारतीय राजनीति के लिए भी एक बेहतर और बहुमूल्य प्रतिभा के धनी और व्यक्तित्व के धनी कवि हमें दिखलाई देते हैं। आज के दिन बस इतना ही।